स्वागत है आपका मेजर जनरल संजय मेस्टन नई परख के मंच पर। 1 अप्रैल को इसे आमतौर पर मूर्ख दिवस या ऑल फूल्स डे कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के नागरिकों को संबोधित किया। वैसे आमतौर पर ऐसे मौके पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो ओवल ऑफिस में उनकी जो रेजोल्यूट डेस्क होती है वहां से करते हैं ताकि दिखा सकें उनका रिजॉल्व कितना मजबूत है, लेकिन उन्होंने उस डेस्क का इस्तेमाल नहीं किया। बाहर निकलकर उन्होंने एक पोडियम बनवाया और वहां से वो बोले। बहुत लंबी स्पीच नहीं थी, छोटी स्पीच थी। हम सबको उम्मीद थी कि वो मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है, जो विनाशकारी युद्ध है, इसको आप सब लोग पॉइंटलेस वॉर कहते हैं, उस युद्ध के हल का कोई तरीका सुझाएंगे ताकि, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम तीन चार हफ्ते तक और युद्ध लड़ेंगे और उन्होंने ईरान को पाषाण युग में यानी स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ईरान को यानी 7000 साल पुरानी जो सभ्यता थी उसको वो पाषाण युग में पहुंचा देंगे, इसको वो गर्व के साथ कह रहे हैं। और जो हम लोग जो बातें आप सब लोग कह रहे थे उसके उलट बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है, तकरीबन हासिल कर ली है, थोड़ी बहुत और जीत हासिल करनी है, बस वही। आप उनके इस वक्तव्य को और उनकी इस दावेदारियों को किस रूप में देखते हैं जनरल संजय मेस्टर? और देखिए मिस्टर अबे, उनके स्टेटमेंट्स हमेशा बड़े कंफ्यूजिंग रहे हैं और ये जो उनका स्पीच था बेसिकली पहले समझना है किसके लिए टारगेटेड था। एक तो वहाँ अमेरिकन जनता के लिए टारगेट था, तो उनका दुश्मन है आज की तारीख में, और तीसरा था पूरे विश्व के लिए और खासकर नेटो के लिए। तो ऑडियंस थे, तो जहां तक अमेरिका की जनता का सवाल है, उन्होंने इनको एक पेश किया कि शॉर्ट टर्म पेन लेकिन इसके लॉन्ग टर्म गेन्स बहुत होंगे। दूसरा उन्होंने ये बोला हम लड़ाई जीत रहे हैं, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे मिले वो हम इसको अचीव कर रहे हैं और काफी हद तक हमने इसको अचीव कर लिया है और खासकर रिजीम लीडरशिप को बर्बाद कर दिया है। और साथ में हमने वहाँ की रिजीम जो अभी है फिलहाल, जैसे इशारा तो प्रेसिडेंट पेजेस्कियान की तरफ था और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ था, तो वो अभी मतलब पहले से मच बेटर है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, और उन्होंने इशारा जून पिछले साल का भी, मई जून की बॉम्बिंग का भी दिया था, तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, उनकी एयरफोर्स, उनको नेवी, सबको ध्वस्त कर दिया है। ये उनका बेसिक मैसेज था। तो मैसेज ये भी था कि अमेरिकन जनता अब समझने लगे कि ये लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन आज के युग में मेरे ख्याल सबको पता है लड़ाई का जो आउटकम है, अगर किसी देश की, मान लिया ईरान की नेवी ध्वस्त हो गई है, एयरफोर्स ध्वस्त हो गई है, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी ध्वस्त हो चुकी है, तो अभी तक उनकी साइज टारगेटिंग अरब देशों में, जितने भी जीसीसी कंट्रीज में, इजराइल में, और आपने देखा है कि कई इनके अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए हैं, कुछ तो फ्लाइट में भी हुए हैं, जैसे KC-135 एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुआ था। इनके जो MQ-9 भी ध्वस्त हुए हैं। तो नेचुरल है, अमेरिकन जनता तो क्या पूरा विश्व एक अपने मन में एक सवाल तो उठाएगा ही, क्या सच में ये लड़ाई जीत रहे हैं जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। और आपने देखा जो पहले उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में वाइब्रेंसी नहीं थी। जो पहले एक वो बड़ा बोलते थे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो आज वो ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी आज उनकी जो टोन थी वो काफी ब्लैंड टोन थी, अथॉरिटेटिव नहीं थी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला अपनी जनता के लिए कि अमेरिका ने जितने युद्ध लड़े हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो तकरीबन 1 साल कुछ दिन का था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 4 साल का था, और फिर इराक युद्ध और कोरिया युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध। तो उन्होंने एक और संदेश दिया है अमेरिकन की जनता को और ईरान को और विश्व को कि ये लड़ाई शायद लंबी भी चल सकती है। पास रेजोल्यूट पावर है, इनके पास टेक्नोलॉजिकल एज है, इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है, और आज विश्व में अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और गैस प्रोड्यूसर है। और अगर रशिया और सऊदी अरेबिया की ऑयल को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो अमेरिका उसमें आगे। तो बेसिकली हर चीज में दिखाया गया कि अमेरिका आगे है, लेकिन ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो अमेरिका में दिख ही रहे हैं। इतने भारी प्रोटेस्ट हुए हैं, आपको पता है, सबको पता है, और जो ग्राउंड पे रिजल्ट दिख रहा है वो शायद मैच नहीं हो रहा है उनके स्टेटमेंट से। तो और ईरान के लिए भी एक मैसेज यही था
जो स्टोन एज आपने बोला, पुराने ज़माने तक पहुँचा देंगे। तो वो ये है कि प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी से आपको ध्वस्त करते रहेंगे इज़राइल के साथ, और साथ में आपका ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये एक ना एक दिन तो खुलेगा ही, आपको खोलना भी पड़ेगा। तो ये मैसेजेस ये था, और हाँ, ये भी बोलना कि हमने इतने-इतने लड़ाई इतने साल क किए हैं, जितना वो आपको मैंने अभी बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अफ़गानिस्तान तक। तो ये शायद एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है ईरान के ऊपर, ये लड़ाई लंबी चल सकती है। और दूसरा, ये जो अमेरिकन फोर्सेस का मोबिलाइज़ेशन किया गया है, 82nd एयरबोर्न या मरीन कोर और ऑल नेवल शिप्स या फ्लीट्स आ रही हैं, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली बात ये है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस और इजिप्ट और टर्की कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं। वो कितनी सक्सेसफुल होती है, वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो बड़े मतलब आज क्वेश्चन मार्क्स हैं। कोई मैसेज हर आदमी अपने तरफ से एनालाइज़ करके ड्रॉ कर सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये थोड़ी लंबी चलेगी। नहीं, जैसे अभी आपने कहा भी, काफ़ी स्पष्टता से आपने कहा कि ऑन ग्राउंड जो हालात हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जीत का दावा कर दिया है, विक्ट्री स्पीच की तरह उन्होंने उसे पेश किया। एक ऐसी विक्ट्री काफ़ी हद तक हो चुकी है, पूरी करने में थोड़ा समय और लग जाएगा। तो जो ज़मीनी हालात हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने अब ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को तबाह कर दिया है। लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही ईरान मिडल ईस्ट के ऊपर और इराक के ऊपर और इज़राइल के ऊपर अपनी मिसाइलें बरसा रहा था। और नया न्यू वेव ऑफ अटैक जो है वो ईरान की तरफ से हो रही थी। दूसरा उनका दावा जो बिल्कुल एकदम संदिग्ध लगता है दावा, कि हमने ईरान की जो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको इतना ज़्यादा नीचे ज़मीन तक अंदर ले जाने के पे मजबूर उन्हें कर दिया है, जिससे वो एटम बम नहीं बना पाएँगे। जब उन्होंने पिछले साल जून में हमला किया था, तब दावा किया था कि हमने नष्ट खत्म ही कर दिया। वो दावा भी उनका झूठा निकला। अभी दुनिया की किसी एजेंसी ने ट्रंप की इस बात की तस्दीक नहीं की है कि वो ट्रंप ने ईरान को एटम बम बनाने की क्षमता से वंचित कर दिया है। ये जो दावा है, मुझे लगता है ये दोनों दावे तो उनकी पूरी तरीके से गलत हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल वो जो होगा कि हर चीज़ हम लोग ज़मीनी हालात को ज़्यादा पहचानते हैं, जी। और ज़मीनी हालात का जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो तो और ही कुछ आपने भी बोला, जी। आज इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी ईरान की और ड्रोन कैपेबिलिटी तो बहुत बढ़िया चल रही है। और जिस प्रकार हम सब ने उनके दृश्य देखे अंडरग्राउंड टनल्स, और बहुत अंडरग्राउंड है, वो बहुत डीप है, हुँ, और उसमें हुँ, तो गाड़ियाँ हैं, लॉन्चर्स हैं। हुँ। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया कि अभी तक तो उनकी 5% मिसाइल्स ही डैमेज हुई हैं। हुँ, तो हो सकता है कि देखिए ईरान भी आज इतनी ताकतवर ये क्यों दिखा रहा है? देखिए, हुँ, सब कुछ लड़ाई में निर्भर होता है कि किसकी स्टेइंग पावर ज़्यादा है। हुँ, आज अमेरिका की स्टेइंग पावर अगर मैं एनालाइज़ करूँ, उनकी ज़्यादा है, कोई शक नहीं है। क्यों हुँ, ज़्यादा है? एक वो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, वर्ल्ड का सुपर पावर है, इकोनॉमी उसकी अच्छी है, $27 ट्रिलियन वर्थ उसकी इकोनॉमी है। तो उस लिहाज से उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है और टेक्निकल एज है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोमिनेशन है। हुँ, ईरान तो मैं इसको बोलूँगा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के लिए अमेरिका के पास काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा वो तैयार है, उसके पास स्टेइंग पावर है, और लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ भी वो लड़ सकता है। हुँ, इसलिए आज उसने कई लड़ाइयों का वर्णन किया है कि उसके पास कई साल चली हैं। दूसरा जो मेरे को लगता है ईरान की क्या कैपेबिलिटी है? ईरान की भी कैपेबिलिटी ये है कि वो हाई इंटेंसिटी में ये अलग ही एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है, क्योंकि आज उसके पास जो उसका एज है, मिलिट्री एज, हुँ, वो है सिर्फ़ मिसाइल्स और ड्रोन्स, वो हुँ, सबसे बड़ा उसका एज है। और उसकी जो लॉन्चिंग क्षमता है, हुँ, देखिए बिना सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए हुँ, ये इसकी जो लॉन्चिंग है और बिल्कुल एक्यूरेट टारगेटिंग हो रही है, चाहे इज़राइल पे हो, तो ये भी एक और दिखाता है कि उसकी स्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है। हुँ, तीसरा, उसके साथ एक और स्टिंग पावर है जो उसके प्रॉक्सीज़ हैं। देखिए हिज़्बुल्लाह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पिछले साल भी उसके ऊपर खूब टारगेटिंग की थी। हुँ, हूथीज़ के ऊपर अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, इज़राइल ने टारगेटिंग की है। हुँ, उन्होंने भी एक नया फ्रंट खोल दिया है। हुँ, तो कहने का मतलब है पावर है ये हुँ, ईरान का, और ख़ासकर हुँ, इराकी मिलिशियाज़ के साथ भी। और जो हुँ, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि हमारे तो 1 मिलियन लोग आज तैयार हैं लड़ने के लिए। तो हुँ, देखिए ऑन ग्राउंड मैन पावर वाइज़ इनकी
एज है, कोई डाउट ही नहीं है। जी, जी। इनकी एज है, इनको ध्वस्त नहीं किया गया है और इनकी एज है, जी। ये मिसाइल्स और हुँ। ड्रोन्स के जी। ज़रिए इनकी एज है। जी। और हाँ, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हुँ, 1 महीने से इन्होंने हुँ। डोमिनेट, कंट्रोल और डिसरप्ट किया हुआ है। तो जी, ये जी। इनका दिखता है। अब जहाँ तक इज़राइल की मैं तुलना करूँ, वो भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकल एज है, सब कुछ है, लेकिन हुँ, उनकी ड्रॉबैक 2 हैं। एक तो हुँ। उनके पास एरिया ज़मीन लड़ने के लिए बहुत कम है। कम है। दूसरा वो हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जितने भी प्रॉक्सीज़ हैं। हुँ, तीसरा, उनके पास लॉन्ग एंड्योरेंस नहीं है, लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता है। तो अगर ये हुँ, तीनों मैं एनालाइज़ करूँ, तो ये हुँ, साफ ज़ाहिर होता है कि ईरान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, इज़राइल भी तैयार है। तो ये हुँ, तो इसी तरफ इशारा जा रहा है कि ये शायद हुँ, युद्ध और लंबा चले, जब हुँ, तक एक साइड किसी को ज़्यादा डिकैपेसिटेट हुँ, या बिल्कुल खत्म ना कर दे। लेकिन उसके लिए बहुत वक़्त और समय चाहिए और रिसोर्सेज़ चाहिए। देखिए, मिसाइल्स और ड्रोन्स हुँ, के ज़रिए, लेकिन अमेरिका हुँ, के पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं और हुँ, इज़राइल के पास जो इंटरसेप्शन रिसोर्सेज़ हैं, हुँ, वो भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं। हुँ, तो मैं अगर बोलूँगा तो आज पलड़ा ऑन हुँ, ग्राउंड जितना हुँ, भी हमें दिख रहा है और रिपोर्ट्स आ रही है, वो ईरान का थोड़ा एज दिख रहा है और आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच में वो हुँ, जान नहीं जो एक होनी चाहिए हुँ, प्रेसिडेंट के अंदर। हुँ। ठीक बात है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास में ले चलूँगा। 29 मार्च 1973 यानी 53 साल पहले, 1973 अमेरिका ने वियतनाम से वापसी की थी और हारे हुए, पराजित, थके हुए अमेरिकी सैनिक जब वियतनाम से आए थे, तो उनके दामन पर 10 लाख वियतनामी सैनिकों का खून था और 60,000 अमेरिकी सैनिक भी उसके अंदर मारे गए थे। उस वक़्त एक अमेरिकी सैनिक बहुत फ़ेमस है, एक एक प्ले कार्ड लिए हुआ था और उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था, "वी द अनविलिंग, लेड बाय द अनक्वालिफाइड, टू किल द अनफॉर्च्यूनेट, डाई फॉर द अनग्रेटफुल।" आप देखिए कितनी दिस इज़ अ टेलिंग कमेंट ऑन और इसी युद्ध को डोनाल्ड ट्रम्प अपने स्पीच में कह रहे थे कि ये हमारी जीत हुई थी। वो वियतनाम युद्ध में भी बता रहे हैं कि उनकी जीत हुई थी। जहां अफगानिस्तान में भी कह रहे हैं कि दीज वर द विक्ट्रीज विक्ट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सभी को वो अपनी जीत बता रहे हैं उनको। और इसी तरीके से इस युद्ध में जिसके बारे में अभी आपने विश्लेषण करके बताया कि ईरान का पलड़ा अभी फिलहाल भारी लग रहा है, उसमें भी कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। ये तो इतनी शानदार जीत कभी हुई नहीं है इतिहास में। उन जीतों में तो हमें कई-कई साल लग गए थे। इसमें तो हमने 1 महीने में ही इस युद्ध को जीत लिया है। ये उनका दावा है। बिल्कुल देखिए, ऐसा है ये जो आपने अभी स्पीच पढ़ी है एक सोल्जर की, प्ले कार्ड की जी। 1973 में हुँ। वियतनाम वॉर के बाद, इसमें 2 स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक है अनक्वालिफाइड लीडर्स और हाँ। दूसरा अनक्वालिफ़ाइड अनग्रेटफुल पीपल। ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। और हुँ, देखिए कई बार क्या होता है कि जब वॉरफेयर होता है, एज़ अ सैनिक मैं बोलना चाहूँगा, हुँ, वॉरफेयर में सोल्जर्स एंड आर्मी का एक बेसिक रोल है टू फाइट। हुँ, लेकिन उनका एक और रोल है जो सब कंट्रीज़ को समझना चाहिए। उनके हुँ, पास ऑन ग्राउंड तजुर्बा है। वो अपनी हुँ, कैपेबिलिटी और दुश्मन की कैपेबिलिटी को पहचानते हैं। आज हुँ, एज़ अ सोल्जर हम अपने दुश्मन को ज़्यादा जानते हैं, ना कि अपने को। ये एक वी नो योर एनिमी इन डिटेल्स। हुँ, तो जब आप दुश्मन की हर चीज़ को डिटेल में जानेंगे, तो आप क्वालिफ़ाइड हैं वो डिसीज़न मेकिंग के लिए। हुँ, लेकिन अमूमन तौर पे होता है कि कई बार आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखिए कितने, और मैं यहाँ पर हुँ, 1971 इंडो-पाकिस्तान युद्ध का मैं उसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। उनको भी हुँ, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप हुँ, मार्च में अटैक करिएगा। हुँ, लेकिन वो एज़ अ स्टर्न सोल्जर उन्होंने बोला कि नहीं, ये समय अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, हुँ, इसके मिलिट्री कारण है। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर की भी मैच्योरिटी थी और हुँ, उन्होंने उसको समझा और वो डिसीज़न जैसे उन्होंने बोला था उनकी मानी गई। हुँ, तो ये है कि अनक्वालिफाइड लीडर्स अगर होते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। हुँ, और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की शायद इस टाइम एक खूबी रही है, क्योंकि देखिए उनकी पर्सनैलिटी देखा जाए, हुँ, वो एक बहुत बुलडोजिंग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी है। हुँ, साथ में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, हुँ, वो भी एक बुलडोजिंग पर्सनैलिटी है। उन्होंने तो अपने आर्मी के कई जनरल्स को सैक किया है। हुँ, तो आप सोचिए उस फोर्सेस का मोराल कैसा होगा। हुँ, और हो सकता है कि इनके जो प्रेसिडेंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं,
जनरल ब्राउन, उन्होंने बोला भी होगा उनको कि जनरल डैन, सॉरी, कि ये लड़ाई अभी पेंड की जाए, अभी हम तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन लेके नहीं, वी विल डू इट। तो जब ये हो जाता है ऐसे स्थिति में, वो सोल्जर का कहना बहुत सही है कि अनक्वालिफाइड लीडर्स। और मैं एक और चीज बता दूंगा, अभी आपने तो वियतनाम की बात की है, जब मैं अफगानिस्तान में था और मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की थी उनकी अमेरिकन के ऊपर, और वहां पर एक बुक है ओबामा वॉर्स, उसमें उस समय एक जनरल थे शायद मैक क्रिस्टल, उन्होंने बोला था कि सोल्जर्स, वहां कंफ्यूजन था कि ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करें या काउंटर टेररिज्म, बड़ा फर्क है दोनों में। जो प्रेसिडेंट थे वो समझे नहीं, और उसमें फिर आपका अटेंशन डाइवर्ट होके वहां से जो स्थिति इतनी कंट्रोल में थी 2006 तक अफगानिस्तान में, 7 तक, उसके बाद इन्होंने कहाँ डाइवर्ट कर दिया सारे सोल्जर्स, इराक में। तो आपकी ये जो लड़ाई जब की जाती है तो बड़े एक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं, जिसमें सरप्राइज, डिसेप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, सरप्राइज एंड डिसेप्शन, ये बड़े होते हैं। जर्मनी ने जब जाके इन्वेड किया था, उन्होंने भी जाके अपने हर फ्रंट को खोलते 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 रूस तक पहुंच गए। तो जब आप मल्टी फ्रंट खोलते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मल्टी फ्रंट खोल दिए थे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, अपनी शायद फौज की उन्होंने सुनी नहीं है। और उससे पहले उन्होंने जो एक वेनेजुला किया था, वेनेजुला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी कंपैरिजन कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों को धमकी, नेटो को धमकी, तो ऐसे में जो होता है, जब कंफ्यूज सोल्जर्स होते हैं तो वो फाइट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस जो है, फिर वो बोलते हैं अनग्रेटफुल। आप हैरान मत होइएगा कि ये लड़ाई के बाद अगर रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये ब्लेम अपनी आर्म फोर्सेस को भी दे सकते हैं, और उनको पता है आर्म फोर्सेस के पास कोई मतलब पोडियम नहीं है बोलने का, वो चुप रहेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए टर्म्स जो मैंने इसको एम्पलीफाई किया है, अनक्वालिफाइड एंड अनग्रेटफुल, और वही अभी लग रहा है। तो वो थोड़ा असमंजस में है, और इसीलिए वो बैकडोर डिप्लोमेसी, और उनके जो ट्रस्टेड, सबसे ट्रस्टेड जनरल हैं, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने लगा रखा है। और मैं आप इसमें एक और तुलनीर भी फेलियर होगा, इसी प्रकार जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब दोहा टॉक्स की थी अफगान तालिबान के साथ, अफगानी को लगाया था जो अमेरिकन सिटीजन था, और उस वो वहां पर यूएस एम्बेसडर था अफगानिस्तान में, पर वो अफगानी था। तो वो वहां चीजों को तो समझता था, लेकिन उसको अमेरिकन हित समझ में नहीं आए, और उसने भी वहां कंफ्यूजन करके, और आपको पता है अफगानिस्तान का एंड क्या हुआ था कि आज तालिबान वापस शासन में आ गया है। तो वो ज़ल्मई खलीलजाद था जिन्होंने कंफ्यूजन किया है। तो ये जो अभी वो भी कंफ्यूजन करके रखेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन पे बहुत भरोसा है, लेकिन मेरे को लगता है वो वहां उनको भी बहुत बड़ा बैकडोर डिप्लोमेसी फेल होगी। और इसलिए आप देख रहे हैं ईरान बहुत स्टबर्न है कि हम बिल्कुल टॉक्स करने के लिए तैयार नहीं है, हम कोई डायलॉग अभी हो ही नहीं रहा है, मैसेजिंग चल रही है। और वो मैसेजिंग ये इसी के थ्रू चल रही है, ये आसिम मुनीर के जरिए। जी जी। जनरल मैस्टन, ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम तो अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं कि आए वो हमारे ऊपर हमला करें, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि सब नर्क में जाएंगे वगैरह, ये सब तो उन्होंने बोला, इसको हम एक मिलिट्री रेटरिक कह के छोड़ देते हैं इसको। लेकिन ये बात सही है कि वो अमेरिकी फौजियों का कि वो खर्ग आइलैंड पे या जहां चाहें वहां आक्रमण करें, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। और मुझे लगता है कि ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे ये भी कह दिया है कि अगर आपने सैनिकों को उतारा, एम्फीबियस ऑपरेशन के जरिए सैनिकों को उतारा, तो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। उसका फिर जो पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, जो जो राजनीतिक फलितार्थ होंगे, उसके बारे में तो वो जितने खराब हो सकते हैं, इसकी कोई सोचा भी नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अब ये समझ गया है कि ये हमें ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए त्रिपोली और बॉक्सर में जो शिप पे बैठे हुए हैं मेरीन, वो वहीं बैठे हुए हैं, जब से गए हैं वहीं बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता उनकी कहीं ट्रेनिंग वेनिंग भी हो रही है, या उनकी कोई ब्रीफिंग भी हो रही है, उनकी तैयारी भी चल रही है। इन्वेजन की तैयारी करने के लिए पहले तो काफी वो करना पड़ेगा ना, आपको बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी। ऐसी खबर तो कोई आई नहीं है। जी। देखिए, साथ पिछला शो किया था हमने, इसी के ऊपर काफी विश्लेषण किया था, क्या ये ग्राउंड ट्रूप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा एक ही सेंटेंस बहुत क्लियर था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सुसाइडल होगा, और उनकी सेना के लिए सुसाइडल बिल्कुल होगा। इसका कारण है, देखिए, एज हो, मिलिट्री सुपीरियरिटी हो, लेकिन अफगान ये जो ईरान ने है,
ईरान के यहाँ 2 फ़ायदे हैं, एक तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में डोमिनेशन है, दूसरा इरानियन टेरेन जो है, वहाँ टेरेन पहाड़ हैं। और मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हिंदू कुश हैं, ये सुलेमान रेंजेस हैं, तो वो ही वहाँ पर अलग पहाड़ है, वो ज़ाग्रेब माउंटेन्स हैं वो तकरीबन सेम हाइट सारी सब कुछ वैसे ही है और खुले माउंटेन्स हैं। खुले माउंटेन हैं मतलब उनमें ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि इतने वो सॉलिड माउंटेन्स हैं, तो उनके नीचे इतनी टनल्स बना रखी हैं। तो वो एक उनको फ़ायदा है, तो इसलिए उनकी ये सारी जो मैं बोलूँगा ना कंज़र्व हो रखी है। जो इनकी ड्रोन्स हैं और इनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारी कंज़र्व हो रखी हैं, वो डैमेज नहीं हो रही हैं और वो कई फीट नीचे हैं। तीसरी है जो ईरान ने एक और चीज़ की है, देखिए उन्होंने अपने प्रॉक्सीज़ को ट्रेन किया है, आर्म किया है, इक्विप किया है और हर जगह भेजा है, हमको पता है कहाँ-कहाँ भेजा है। तो ईरान की जो एक सबसे बड़ी एसेट है, वो है मैन पावर और 1 मिलियन मैन पावर तो ऑलरेडी तैयार है। आईआरजीसी तैयार बैठी है। कितने सालों से ये तैयार कर ली है? आप लिख के ले लिए तकरीबन 20 साल 100% ईरान ये तैयारी कर रहा था, तभी तो उन्होंने इतनी टनल्स वगैरह बनाई है। मैं भी भारतीय सेना में कितनी सेना की हम एनालाइज़ करते हैं। सब बंकर्स बनाते हैं, क्रॉल ट्रेंचेस बनाते हैं, लेकिन ये तो शायद मैंने भी पहली बार मिलिट्री वॉर ये साइलोज़ भी होते हैं लॉन्चिंग के लिए मिसाइल साइलोज़ वगैरह, लेकिन इतनी नेटवर्क ऑफ टनल्स हमने हमास वाला देखा, आप और मैं सारे मिलिट्री एनालिस्ट हैरान हो गए होंगे कि कितनी टनल सॉलिड थी। तो ईरान ये बहुत तैयारी थी और जहाँ तक उसकी मैन पावर की सवाल है, उसके पास बहुत एज है और आखिर में ये भी बोलना चाहूँगा जब मैं अफ़गानिस्तान में मेरा वो अच्छा दोस्त था और बाकी डीएस भी जो थे, ईरान ने वहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स की बहुत स्टडी की है, नेबरिंग कंट्री तो था, तो उनको सब पता है कि इनकी क्या-क्या कमज़ोरियाँ हैं, ग्राउंड ट्रूप्स की और वहाँ पर भी भारी तादाद में इनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो मेरे को लग रहा है ग्राउंड ट्रूप्स तो शायद लॉन्च नहीं होंगे, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है के ऊपर कि उनको कीप गेसिंग वाली लड़ाई में होता है, कीप द एनिमी गेसिंग। तो मेरे को लगता है अब ईरान भी समझ गया ये लॉन्च वॉन्च नहीं होंगे और आप भी सही बोल रहे हैं, मेरा भी आज यही सोचना है, शायद वो लॉन्च नहीं होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्च नहीं होंगे और अगर होते हैं, किस होता है अनक्वालिफाइड पीपल व्हेन दे स्टार्ट गिविंग मैं बोलूँगा बड़े गलत डिसीजंस अब नहीं तो हो सकता है फिर तो उसका ऐसा परिणाम होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी इम्पीच्ड और अमेरिकन जनता बॉडी बैग को टॉलरेट नहीं करेगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ था 2012 में जब ओबामा आया था, मैं वहाँ पर था, उन्होंने हुक्म पास कर दिया था क्योंकि NATO वाले, वो सबकी कैजुअल्टीज़ हो रही थी, कनाडा, यूके, जर्मनी सबकी कैजुअल्टीज़ हो रही थी। उन्होंने बोला हम कब तक ये कैजुअल्टीज़ सहन करें? वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैजुअल्टीज़ अगर हो जाती हैं, तो वहाँ पब्लिक होम प्रेशर इतना बनता है कि वहाँ लीडरशिप चेंज हो सकती है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए और अमेरिकन फोर्सेस के लिए एक सुसाइडल थ्योरी हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर वो ग्राउंड को ट्रूप्स को लॉन्च करते हैं, ये मेरा सोचना है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी सोच से सहमत हूँ। पिछली बार भी आपने इन बातों को एक दूसरे संदर्भ में कहा था, क्योंकि इस बार ट्रम्प के भाषण की रोशनी में हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, इसलिए आपने फिर से इनको और बहुत बेहतर तरीके से रखा। तो अब आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है? ट्रम्प कहते हैं कि 3-4 हफ्ते में ये हमारे बाकी जो हमारे मकसद थे, बाकी उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएँगे। अब वो पता नहीं उनके कौन से उद्देश्य थे, क्योंकि जिन उद्देश्यों की वो अभी बात कर रहे हैं, वो उनके पूरे हुए ही नहीं, जिनको वो पहले से पूरा किया हुआ बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बमबारी करके 1-2 हफ्ते में, ताकि नाक बची रहे और वहाँ से ये निकल लेंगे, ऐसा लगता है। मेरे को भी वही लग रहा है क्योंकि अभी क्या है कि वो एग्जिट सॉल्यूशन तो उन्होंने लेना है क्योंकि जितना ये लंबा युद्ध चलेगा, देखिए आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट सही बोला है कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो इतना तेल है और हम यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं और गैस, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। हाँ, ठीक है। लेकिन उनकी इंटरनेशनल छवि तो डाउन हो रही है हाँ। क्योंकि जितने भी हैं वर्ल्ड में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देख लिए, यहाँ सबके पास अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड थे। और देखिए अमेरिका है और उसने हर जगह ग्लोबल शॉट्स कॉल किए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, ईरान के भी कुछ एम्स हैं। मैं तो बोलूँगा कि उनके हैं रीजनल एम्स। अगर इनके ग्लोबल एम है, तो इनका रीजनल एम है और रीजनल एम बहुत क्लियर है कि वो मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में
पहले ये टर्की उछल रहा था कि वो भी एक डोमिनेशन करेगा, पाकिस्तान भी बीच में जंप करता है और सऊदी अरेबिया भी बात कर रहा था, लेकिन अब क्लियर कट एक विजन दिख रहा है ईरान का कि वो वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में एक विश्व रीजनल लीडर बन के रहना चाहता है और उसके बाद आज क्षमता और कैपेबिलिटी है। ये जरूर है कि अरब वर्ल्ड और पर्शियन वर्ल्ड जो ईरानियन है वो डिवाइड हो गए हैं। यह हो सकता है, इतना दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि अभी ये भी एक फैक्टर जो है वो कभी हम बात कर सकते हैं, इतना मेरे को डिवाइड दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जो मोनार्कीज हैं ये गल्फ कंट्रीज में वो थोड़ा आज की तारीख में आईआरजीसी और ईरान के खिलाफ हैं और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद वो चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले। हो सकता है कि वो चाह रहे हैं ये लंबा चले कि ईरान को लॉन्ग टर्म डिकैपेसिटेट कर दिया जाए या डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। अब यही आप सही बोल रहे हैं, 3-4 हफ्ते तक ये चलेगी, बम्बार्डमेंट चलेगी, लेकिन फिर एंड में वो यही बोलेंगे वी हैव अचीव्ड आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। और उसको कौन चैलेंज कर सकता है? प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, जो बोलेंगे। लेकिन फिर देखिए, जनता आज बेवकूफ किसी भी कहीं की नहीं है, चाहे वो अमेरिकन जनता हो, वो भी सवाल उठाएंगे। पहला सवाल तो ये उठाएंगे कि जब ये आपके पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अगर ये थे वो अचीव नहीं हुए, तो फिर आपने ये लड़ाई शुरू क्यों की? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठेगा वहां की लोग। तो जैसे मैंने पिछली बार भी शायद बोला था, प्रेसिडेंट ट्रंप आप ऐसी जगह खड़े हैं कि एक तरफ खड्डा है, दूसरी तरफ खाई है। तो आज मतलब वो ऐसे स्थिति में फंस गए हैं और मेरे को लग रहा है पिछले 1 साल में ना वो हर चीज में फंसते ही गए हैं। आज 1 साल पहले उन्होंने टैरिफ वॉर भी शुरू किया था, आपको याद होगा। में हर जगह उनको भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो अब उनका मेरे को एक साइकोलॉजिकल अगर मैं एनालिसिस करूं, जो वीक है अगर उसको वो दबा सकते हैं तो उसको दबाते रहेंगे, जो स्ट्रांग है तो उसके साथ फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। साथ किया, भारत के साथ हो गया कॉम्प्रोमाइज, अब ईरान के साथ भी वो एस्केप रूट देख रहे हैं। और नेक्स्ट 3-4 महीने में उनके मार्को रूबियो ने भी बोला है, इन्होंने भी बोला है कि हम ये वॉर जल्दी जीत जाएंगे और खत्म कर देंगे। तो कोशिश वहां जा रही है, लेकिन क्या ईरान करेगा? क्योंकि ईरान मेरे को नहीं लगता वो रुकेगा कि जब उसका पलड़ा ऑन ग्राउंड भारी दिख रहा है। और वो तो वो जब ही खाली करेगा, वो सीज फायर मानेगा जब यहाँ से मिडल ईस्ट से इनके बेसेस निकलेंगे और जितना भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, स्ट्रॉन्ग शर्तें ईरान ने, अब वो शर्त तो ना ईरान मानेगा, अमेरिका मानेगा, और ना अमेरिका की शर्तें ईरान मानेगा। तो हो सकता है फिर और लंबा चले, क्योंकि जनता उनकी क्वेश्चन करेगी, डेमोक्रेट्स क्वेश्चन करेंगे, उनकी व्हाइट हाउस और कांग्रेस में सवाल उठेगा कि व्हाट हैव वी अचीव्ड? हमने ये लड़ाई की क्यों? मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं। ठीक बात। तो ये बड़ा इन्होंने मैं बोलूँगा वो अनक्वालिफाइड वाला और जो अपने आप को फंसा लिया है इन्होंने बुरी तरीके से। हाँ, अभी तक तो वही लग रहा है, अनटिल अनलेस वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे जो आप और मैं और कोई भी एनालिस्ट नहीं समझ पाया है। बहुत-बहुत शुक्रिया जनरल मैस्टन, बहुत बेहतरीन विश्लेषण के लिए। और घटनाक्रम चल रहा है और हमारी निगाह इसके ऊपर है, और जैसी जरूरत पड़ी मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि नई परख के दर्शकों को आप संबोधित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।